तो हेलो गाइस, आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। मुझे पता है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एक लंबा कवरेज रखती है, बहुत लंबा इसका सिलेबस चलता है। मतलब अपने आप में ही एक कह सकते हैं छोटा यूपीएससी है। अगर आप उठा के स्पेक्ट्रम के पन्ने देखो तो 950 पन्ने के पन्ने हैं, 950 पन्ने हैं। और रिवीजन करना अपने आप में ही एक टास्क है। तो इस टास्क को हम कैसे टैकल करें, इसलिए मैं एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ। और इसको हम कह सकते हैं क्या नाम दें, आरंभ बैच हम कह सकते हैं, आरंभ। और हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जो हमारा पहला टॉपिक है। और मैं इसकी 2 दिन में एक वीडियो डाल दूंगा, 2 या 3 दिन में एक वीडियो आ रही है, क्योंकि एडिट करने में भी टाइम लगता है ना। तो टाइम टू टाइम आती रहेगी, मैक्सिमम 3 दिन लगेंगे आज, लेकिन एक वीडियो आ जाएगी। हम लोग लगभग इसमें, मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इसमें पहले हम लोग लगभग 30 वीडियो रखेंगे। हर एक वीडियो, ये वीडियो तो छोटा सा टॉपिक रहेगा, और क्योंकि इसमें मैं लगता हूँ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस अगर आप देखो ना ध्यान से, तो मतलब इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस तो कुछ नहीं है इसमें। और आपने कई बार पढ़ा भी हुआ है, अगर आप स्पेक्ट्रम आपने अगर थोरली एक बार पढ़ा होगा तो हाँ, तो इसमें मतलब आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा। ये रिवीजन के लिए है, ठीक, कॉन्सेप्ट बिल्ड और रिवीजन के लिए। कोई बिगनर है तो वो इसको देख सकता है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, तो मैं अगर आपको बता दूं कि हम लोग क्या क्या इस सीरीज़ में करेंगे, तो मैं पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, उसके अंदर सब पार्ट करूंगा। तो फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज़, इंग्लिश 1600 में कैसे आए, आपकी बैटल्स जैसे बैटल ऑफ प्लासी, इसके बारे में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जितने भी सेशन हुए थे वो। और मैं अगर जितने भी एक्ट हैं, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या पिट्स एक्ट हैं, इस सब के एक्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग। और इसके बाद हम लोग आते हैं 19वीं सेंचुरी में। 19वीं सेंचुरी में हम लोग बात करेंगे जैसे गांधीयन एरा के बारे में, और काउंसिल इलेक्शंस के बारे में जो आखिरी में आता है, और जो बीच में अगस्त ऑफर आए थे, माउंटबेटन प्लान आया था, और आपके मतलब जो भी जलियांवाला बाग, जितने भी इंसिडेंट्स हुए थे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर्स। तो ज़्यादा टाइम का हम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस अपने आप में एक अनोखा टॉपिक है। ये बताना चाहता है कि कैसे, मतलब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ये कहना चाह रहा है कि कैसे यूरोपियंस इंडिया की तलाश में आए। पहली बात तो वो आए क्यों, ठीक है, पहले मन में हमारा क्वेश्चन उठता है कि वो आए क्यों। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस मतलब यूरोपियंस जो थे, बहुत से रीजंस थे। जैसे मतलब अगर हम देखें तो हमारे जो केरल साइड है, केरल, कोची, कैन्नौर साइड, वहाँ पे स्पाइसेस बहुत अच्छी है, मतलब इंडिया इज़ रिच इन स्पाइसेस, ठीक है। और जो यूरोप के लोग थे उनको स्पाइसेस बहुत पसंद थे। एक तो वहाँ अर्बनाइजेशन की वजह से लोग बहुत ज़्यादा थे, और उनको वो अपनी जो चीज़ वहाँ थी जैसे बियर, लिकर, इन सब से वो तंग आके उनको कुछ अच्छी चीज़, नई चीज़ चाहिए थी, ठीक है। तो मतलब एक तरह से वो शौकीन थे स्पाइसेस के। तो एक स्पाइसेस इज द मेन रीज़न वाई डिड द ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस, फ्रेंच, डच केम टू इंडिया, ठीक है। नीदरलैंड्स के भी लोग आए थे, डेनिश, तो वो हम बाद में बात करेंगे, उनका बहुत छोटा सा पार्ट है डेनिश वेनिश का। हम लोग यूरोप पे पहले बात करते हैं, मतलब पोर्टुगीज़। एडवेंट ऑफ यूरोपियन शुरू ही होता है पोर्टुगीज़ से, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम ये बात नहीं करेंगे कि वास्को ड गामा 1498 में, 17 मई 1498 में आए क्यों, कैसे आए, नहीं, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे 1450 से लेके 1450 से लेके 1498 तक का, जिसमें वास्को ड गामा आए। इसके बीच में क्या हुआ, कैसे प्लान बना, कैसे वो उनका मन किया कि हाँ हम अब इंडिया की खोज करने के लिए पूरा घूम के आएंगे, मेडिटेरियन सी या रेड सी के होते हुए क्यों नहीं आएंगे। मैं भी इसमें पूरे डिटेल में बात करूंगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि वो क्यों वहां से आए, क्योंकि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि वाई यूरोपियंस केम टू टेक अ लॉन्गर साइड फ्रॉम मतलब कैसे वो साउथ अफ्रीका के जो नीचे है केप ऑफ गुड होप, वहां से वो क्यों मुड़ के आए, मेडिटेरियन सी और रेड सी से ही क्यों नहीं आ गए, या वो लैंड वाला रास्ता क्यों नहीं ले लिया, डिटेल में बात करूंगा। तो पहला रीजन तो यही है, अगर मैं बात करूं मुद्दे पे, तो पहला रीजन यही है कि वो स्पाइसेस की खोज पे आए थे, इसीलिए उन्होंने इंडिया की ओर रुख किया, ठीक है। अभी आप याद रखिएगा 1450s तक कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं, उसको दिमाग में रखिएगा। 1450s तक एक आपका पोर्टुगीज और दूसरा स्पेन, ये दोनों अपने मिलिट्री नेवल फोर्सेज में अच्छे थे एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द यूरोपियंस, ठीक है, 1450s तक। तब बाकी जर्मन, अगर आप नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे या, तो उसमें मतलब दिखाया गया है कि मतलब आप जो जर्मनी है, इटली है, फ्रेंच है, फ्रांस है, वो सब तब तक इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे।
पोर्टुगीज और स्पेन बहुत पहले हो चुके थे, तो पोर्टुगीज और स्पेन पहले से ही इंडिपेंडेंट और अच्छी शक्ति थी इनके पास, ठीक है। तो इनको तलाश थी एक, इन्होंने अपने मतलब स्क्रिप्चर्स में इन्होंने बहुत सुना भी था कि इंडिया जो है वो मतलब वहाँ वेल सिविलाइज्ड पीपल रहते हैं, ठीक है, वेल सिविलाइज्ड। इसमें बताऊंगा आ जाएगा कैसे धोखा हो गया, मतलब उनको मतलब जो क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा था वो कैसे दिक्कत हुआ, उसके बाद बात करेंगे। उनको लगा वेल सिविलाइज्ड पीपल हैं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम लोग स्पाइसेस खोज में उनको जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती रही कि हाँ यहाँ इंडिया कोई जगह है, वो साउथ पार्ट में आता है। तब तक उनको पता भी नहीं था कि वो है कहाँ। पहली बात तो उनको मैप तो थे नहीं, तब कंपास था नहीं, उनको यही नहीं पता था कि इंडिया के ओशन क्या है। उनको बस इतना पता था कि हाँ वहाँ स्पाइसेस मिलती हैं, अच्छी फर्टिलिटी है वहाँ पे, वहाँ के लोग वेल सिविलाइज्ड हैं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि हाँ अब चलते हैं हम लोग इंडिया की तरफ खोज करने, ठीक है। अभी मैं अगर आपको मैप दिखाता हूँ, मैप पे आता हूँ, हम लोग मैप पे आते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, हाँ, तो ये रहा आपका इंडिया, ठीक है, ये रहा आपका इंडिया, ठीक है। और यहां पे है आपका पोर्टुगीज, देख सकते हैं यहां पे है आपका पोर्टुगीज, ठीक, पोर्टुगीज यहां पे है, और इधर साइड है स्पेन, ठीक है। मैं जूम कर देता हूं आपको देखने के लिए, है, मैं जूम कर देता हूं, इससे आपको अच्छा क्लियर मिल जाए, क्लियर व्यू मिल जाए, ठीक। तो हम लोग आते हैं, तो यहां पे है आपका पोर्टुगीज, ठीक है, पोर्टुगीज, और यहां पे है आपका स्पेन, इस जगह। और ये तो आपको पता ही है हमारा देश इंडिया, ठीक है। तो ये आपका है मेडिटेरियन सी, क्लियर करता हूं मैं, ठीक है, ये है आपका मेडिटेरियन सी। वो एक्चुअली आदत नहीं बनी ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा। ब्लैक बोर्ड में पढ़ाने की आदत है ना, इस पर नहीं है आदत थोड़ी सी। और ये है आपका स्पेन, ठीक है, ये है आपका इंडिया, और ये तो आपको पता ही होगा सऊदी वाला रीजन, बगल में चलती है आपकी रेड सी, ठीक है, रेड सी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो यूरोपियंस थे उन्होंने डायरेक्ट मेडिटेरियन सी में घुस के इंडिया में, ठीक है, मेडिटेरियन सी से आके रेड सी से होते हुए और यहाँ पे कैलिकट कोचिन साइड क्यों नहीं आ गए, ठीक है। मेन रीज़न है उन्होंने इतना लंबा, मैं कलर चेंज करता हूँ फिर बताता हूँ आपको, उन्होंने इतना बड़ा रास्ता क्यों लिया, ठीक है, समझ रहे हैं, इतना बड़ा रास्ता घुमा के वैसे ही आए थे, क्यों लिया, मेन रीज़न है। आपको भी लगता होगा कि उन्होंने इतना लंबा रास्ता क्यों लिया, मेडिटेरियन सी और रेड सी से होते हुए क्यों नहीं चले गए डायरेक्ट कैलिकट, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। अगर मैं छोटा करता हूँ और दूसरे मैप की तरफ आता हूँ, तो इधर देखिए, थोड़ा सा गौर फरमाइए, पेंसिल उठाता हूँ, हाँ, तो इधर साइड पाकिस्तान की इधर साइड जो है वो इंडिया है, ठीक है, इधर साइड है, हाँ, और ये आपको मेडिटेरियन सी, इधर चलता है आपको स्विस कैनाल, तब तो स्विस कैनाल तब नहीं था स्विस कैनाल, ठीक है।
ये सुइस कैनाल, ये है आपका रेड सी। अब जो आपके अरब हैं, ठीक है, अरब के लोग और जो आपके जो ऑटोमन शक्ति है, ऑटोमन, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उन्होंने 1453 में, मैं बता रहा ना आपको, हम लोग 1450 से लेके 1492 98 तक बात करेंगे, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को ड गामा जब इंडिया की ओर रुख किए तब तक हम बात करेंगे। तो 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को, जो आपका रोमन कैथोलिक के अंदर आता था कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको ऑटोमन तुर्क्स ने अपने अंदर कंट्रोल कर लिया। अब ठीक है, अब जो आपका ये था क्या, कॉन्स्टेंटिनोपल, ये आपका इधर साइड था, सीरिया, इराक इधर साइड था, ठीक है, इधर साइड। अब ये किसके अंदर आ गया, मैं चेंज करता हूँ, रेड अच्छा लगता है मेरे को, रेड अच्छा नहीं लगता लेकिन तब भी रेड दिखता है। तो इधर साइड मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, अभी आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये इराक के इधर साइड आपका था, इधर क्या था आपका, इधर था आपका कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये 1453 में अगर मैं कहूँ, हाँ, तो 1453 में, अच्छा नहीं बन रहा है, कोई नहीं, मैं ऐसे आपको समझाता हूँ। 1453 में जो आपका यहाँ पे जो आपका कॉन्स्टेंटिनोपल था, जो रोमन के अंदर आता था, उसको ऑटोमन तुर्क्स ने अपने अंदर कर लिया। ऑटोमन तुर्क्स मतलब अगर मैं देखना चाहूँ तो इनका एरिया वास्ट इतना ज़्यादा था कि इन्होंने सऊदी से अपना शुरू किया और इन्होंने यहाँ कॉकस के रीजन, ठीक है, ये पूरा कॉकस का रीजन यहाँ पूरा कवर किया, ठीक है। इनका रुख इजिप्ट की ओर भी बढ़ा। मैं एक सेकंड, फोन आ रहा है, मैं एक सेकंड कॉल पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन हाँ मैं बात करता हूँ आगे। तो हाँ मैं कहा था, तो कॉन्स्टेंटिनोपल, अगर हाँ, तो जो अरब थे, जो ऑटोमन तुर्क्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो रीजन था, ये बगदाद उधर साइड पूरा कॉकस, इधर साइड आप देखिए पूरा खोरासन, ठीक है, जो मैंने ब्रॉकेट बनाया है, ये पूरा खोरासन का पूरा एरिया इन्होंने अपने अंदर कर लिया। और धीरे धीरे इन्होंने नीचे इंडियन ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, सॉरी साउथ पैसिफिक बता रहा हूँ, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, इधर भी इन्होंने अपना पूरा दबदबा बना लिया, इधर साइड पूरा, ये पूरा इनका है। और इधर देखो तो इनका, इधर पूरा इनका, और आखिरी में आप देखिएगा वेनिशियन का जो रीजन है, इधर वेनिस साइड का, ये भी अपने अंदर कर लेते हैं ये लोग। तो कुछ समझ में आ रहा है? इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि यहां पे एक शिप शुरू होती है, ये सर्कल बना है, यहां से एक शिप चलती है बंगाल के पोर्ट से। तो अगर हमको पोर्टुगीज जाना है, पोर्टुगीज, इसकी लोकेशन है पोर्टुगीज, ठीक है, तो पोर्टुगीज जाने के लिए उसको पहले ये लोग ये करते थे, यहाँ से चलते थे, और तब के टाइम इतनी मॉडर्नाइजेशन तो नहीं थी, इसीलिए उनको पोर्ट द पोर्ट, हर पोर्ट में रुक रुक के जाना पड़ता था। जैसे मान लीजिए बंगाल चले तो वो आके मान लीजिए कैलीकट के पोर्ट में रुकेंगे, ठीक है, फिर कैलीकट से चलेंगे गुजरात के पोर्ट में रुकेंगे, ठीक है, गुजरात से चलेंगे फिर मान लीजिए सऊदी, ओमान, इधर साइड जो पोर्ट होगा उसमें रुकेंगे, फिर रेड सी से होते हुए इधर तो थे ऑटोमन तुर्क्स और इनकी बनती नहीं थी, इनके लफड़े चलते थे। तो ऑटोमन तुर्क्स से टैक्स लेते थे, बहुत ज़्यादा लेते थे, चुंगी जिसे हम कह सकते हैं, हिस्ट्री के वर्ड में हम चुंगी कहते हैं। तो चालुक्य के टाइम को चुंगी कहते थे, मेरी आदत चुंगी बन चुकी है, तो मतलब है ना, चुंगी लेते थे, टैक्स लेते थे। तो ये टैक्स इतना ज़्यादा था कि जो प्रोडक्ट वो वहाँ से मान लीजिए 100 रुपये में लेके आए, वो आते थे यहाँ 2,500-3,000 रुपये हो चुका है अब तक। तो इसकी वजह से उनको फ़ायदा नहीं दिख रहा था, बहुत लॉस में जा रहे थे आपके पोर्टुगीज़ वाले, यूरोपियंस। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग नया रास्ता डिस्कवर करते हैं। तो अब देखिए वो यहाँ से चलेंगे, फिर मेडिटेरियन सी से होते हुए, वेनिस के रीजन से होते हुए एकदम लैंड के रास्ते इधर पहुँचेंगे, ठीक है। क्यों? अब आप पूछेंगे, यहाँ पे स्पेन था,
स्पेन मतलब मना ही कर देगा साफ साफ कि आप मेरे रीजन से आप अपना सामान इंपोर्ट मतलब लेके नहीं जा सकते। तो वो वेनिस के रीजन से घुसते थे इधर, इटली वेनिस, ठीक है। इधर से घुसते हुए वो सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, इधर से घुसते हुए यहाँ पे वो पोर्टुगीज आते थे, ठीक है। तो ये मामला फंस गया। तो इनको पहले रीजन तो पता चल गया कि हाँ अब हमको नया रूट डिस्कवर करना है, हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए हमें एक नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये मेन रीजन हो गया कि कैसे। और अब देखिए 1453 में यहाँ कॉन्स्टेंटिनोपल को जब इकट्ठा कर लिया इन लोगों ने, रुकिए मैं गोला बना देता हूँ, इस जगह बना, तो इनको अब लगने लगा डर कि अरे यार अब तो ये भी इनके अंदर आ गया है। पहले ये रोमन के अंदर था तो चलो ब्रिटिशर्स यूरोपियंस के अंदर ही था तो चलो बन जाता था काम, लेकिन अब ये अरब के ओटोमन के अंदर आ गया है। तो अब ये भी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो भी जाएगा वो इनसे टैक्स वसूलेगा, तो इनका कहा कि हाँ अब तो हमको एक नया रूट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। नया रूट ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरा रीज़न क्या था? दूसरा रीजन यहाँ था, आपको अगर ध्यान से मैप देखेंगे, यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे आपका एरिट्रिया आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन एरिट्रिया क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर डिक्टेटरशिप है तो कौन सा डिक्टेटर रूल कर रहा है और वो कौन सी कंट्री का है, ठीक है, और कब से रूल कर रहा है, ये आप मुझको बताना, एक नॉलेज के लिए है। तो एरिट्रिया, और आपको पता ही होगा सोमालिया आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा, ठीक है। सोमालियन आर फेमस फॉर देयर पायरेट्स। गरीब है इतना, मतलब गरीब तो नहीं है, लोग इतने ऐसे हैं कि वो लोग लूटते हैं जहाज़ों। कई बार आपने न्यूज़ सुना होगा कि जापान का एक शिप जा रहा था, उसमें इंडियन क्रू मेंबर थे, लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें, कैसे वो लूट लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, ठीक है। वो हाईजैकर्स हैं एक तरह से, वो आपके जो इंडियन से कई सारे नेवीज़ को वो नौटंकी करते रहते हैं, उनको हाईजैक करते रहते हैं। ये अभी मॉडर्न टाइम की बात कर रहा हूँ, इतने पायरेट्स अभी भी सोमालियन पायरेट्स अटैक करते रहते हैं। आज से मैं बात करूँ 600-700 साल पहले 14s की, तो वो तो एक्सट्रीम लेवल पे ये सब करते होंगे, ठीक है। तो एक ये मेन कंसर्न था इनके लिए, एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि सोमालियन पायरेट्स से हम कैसे छुटकारा पाएँ। तो सोमालियन पायरेट्स वर द वन ऑफ द हिंड्रेंस, एक हिंड्रेंस थे इनके लिए, इसीलिए अब उनको एक और नया रीजन मिल चुका था कि हाँ अब हमको एक नया रास्ता चाहिए, ठीक है। सोमालियन पायरेट्स भी एक उनके रीजन थे, ठीक है। अब आपको मैं 3 रीजन बता चुका हूँ। पहला, क्योंकि हर एक स्टेट से जाएगी तो आपका जो टैक्स है वो बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा नहीं, इसीलिए उनको एक खोज करने की जरूरत पड़ी। दूसरा, सोमालियन पायरेट्स जो थे उनकी वजह से ये एक मेन रीजन था, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ से ट्रेवल करें, क्योंकि भाई वो सब लूट के ले जाते थे, उनको बचेगा क्या, ठीक है। आगे देखना, इन्हीं सोमालियन पायरेट्स के नाम से, क्योंकि सोमालियन पायरेट्स एक कह सकते हैं बहुत दिक्कत वाली चीज़ थी पूरे इंडियन ओशन के लिए। इंडियन ओशन से लगता है, इधर देखिए पूरे इंडियन ओशन से लगता है, ठीक है। अब ठीक है, तो कोई भी जहाज जाएगा यहीं से होते हुए जाएगा, यहीं से होते हुए जाएगा, तो बहुत बड़ी दिक्कत थी सोमालियन पायरेट्स की। अगर उनके एरिया में आ गए तो तुमको लूटेंगे ही। इन्हीं सोमालियन पायरेट्स के नाम से आगे जाके ये ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा और कार्टरा सिस्टम, जिसमें कहते थे कि मतलब वो कहते थे कि हम पायरेट्स हैं और पायरेट्स के नाम पे अगर तुम मेरे को अगर अपने एरिया में रिलीजन की बात फैलाने नहीं दोगे तो मैं आपके ही शिप्स को लूट लूंगा। मतलब वो पायरेट्स के नाम पे डर बनाना चाहते थे, क्योंकि हर एक राजा जो यहाँ ब्राह्मणी किंगडम के जो यहाँ पे राजा थे, ज़ेमुरिन वेमुरिन, जो आगे जाके डिस्कस करेंगे इसके बाद लेक्चर में, उसमें क्या था कि ज़ेमुरिन वेमुरिन इनको डर लगता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो शिप जाते थे वो सोमालियन पायरेट्स लूट लेते थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पायरेट्स से सामान लेके पायरेट्स को अपने साथ मिला के एक ऐसा डर बना दे इनके में कि अगर तुम हमको तुम्हारे रीजन में हमको अपना कंट्रोल करने के लिए नहीं दोगे और या हमको टैक्स नहीं दोगे, आप हमारी बात नहीं मानेंगे, अपना एरिया, अपने पोर्ट मुझे वहाँ लगाने नहीं देंगे, फोर्ट वहाँ लगाने नहीं देंगे, ठीक है, और रिलीजन की बात, क्रिश्चियनिटी की बात मुझे भी बताने नहीं देंगे, हमारे लोगों को धर्म परिवर्तन नहीं करने देंगे, तो हम आपके शिप्स जो भी आ रहे होंगे उसको हम लूट लेंगे। ये बाद में बात करूंगा। नीनो दी कूना बता रहा हूँ, वो तो आखिरी में थे। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा और अल्बुकर्क बहुत अच्छा आदमी था, वो उसमें से कोई नौटंकी नहीं हुई। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा और कार्टा सिस्टम जो बाद में पढ़ेंगे
14 ये लगभग आपकी 14 नहीं 1503 1504 की बात है, तो वो हम बाद में बात करेंगे उस लेक्चर में, इसमें नहीं। तो हम कहाँ थे, सोमालियन पायरेटिक रीजन थे, ठीक है आपके। और ये जो यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल को 1453 में इन्होंने अपने अंदर कर लिया था, ठीक है। 7th सेंचुरी में एक और रीजन सुनिए, 7th सेंचुरी में पर्शियन गल्फ, पर्शियन का एरिया और आपका इजिप्ट, ये भी ऑटोमन तुर्क्स के अंदर आ जाता है। अब लो यहीं पे सिर्फ था भैया, हैं अभी तक खतरा सिर्फ यहीं पर था। रुकिए मैं सर्कल लेता हूँ, अभी तक खतरा सिर्फ यहीं पे था, अब इधर साइड भी आ गया, पूरी तरीके से रोड ब्लॉक। मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, इस पे आता हूँ मैं। पहले सिर्फ खतरा यहीं तक था, अब इजिप्ट का रीजन भी इधर साइड खतरे में आ गया। अब जो जाएगी गाड़ी जहाज वो मेडिटेरियन सी होते हुए यहीं से जाएगी। अब दोनों तरफ तुर्की शक्ति, तुर्क्स का अलग ही राव था भैया। तुर्क से तो आप जब एशियंट मतलब आप जब वो पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन, तो उसमें पे पता चलेगा कि गुरिड्स खोरासन के जो लोग थे, शेलजुक्स थे, उनकी भी डर लगता था, उनको भी डर लगता था कि ऑटोमन तुर्क से अलग ही चाव है उनसे, उनको सब भाई हर आदमी उनसे डरता था, ठीक है। तो अब एक रीजन मिल चुका था कि अब तो भैया इजिप्ट और पर्शियन भी 7th सेंचुरी में तुर्क्स के अंदर आ गया, अब क्या करें, ठीक है। तो उनको अब नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा, नहीं ढूंढेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो इसको हम अभी जो मेरे पॉइंट्स लिखे हैं उस पर हम चलते हैं पीपीटी पे और उस पर हम डिस्कस करते हैं। एक और मेन रीज़न है, मैं बताता हूँ इसमें, एक मेरा रीज़न छूट गया कि अगर मैं बात करूँ तो 1470s और जब ऑटोमन तुर्क्स के अंदर का जब वो रीजन बन गया 1453 में, उसके बाद ज्यूस जो हम कहते हैं इजराइल, यहूदी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जो आप ये देख सकते हैं तेल अवीव इजराइल ये वाला रीजन, ठीक है, यहूदी सर्कल बनाता हूँ मैं ये पूरा, ठीक है। तो ये जो थे इन्होंने एक मीडिएटर की तरह काम किया। क्यों? क्योंकि इजराइल अगर आप देखो तो मेडिटेरियन सी और मेडिटेरियन सी से लगता है और आपके रेड सी के पास में है, जॉर्डन, समझ रहे हैं। इन्होंने इजराइल ने क्या किया, मतलब यहूदी तब थे ही, जॉर्डन में भी थे यहूदी, सीरिया में भी होंगे तभी यहूदी, अभी तो सिर्फ इजराइल में भी यहूदी हैं। और ये जो आपका देखो स्विस कैनाल इधर साइड जो थे यहूदी, इन्होंने मीडिएटर की तरह काम किया। ये लोग क्या करते थे, मीडिएटर मतलब मेडिटेरियन सी और आपके जो ऑटोमन तुर्क्स और जो पोर्टुगीज, इनके बीच में कनेक्शन रखते थे। जैसे आगे जाके ये भी खत्म हो गया, इग्नोर कर दिया, मतलब एक तरह से यहूदी का जब खत्म होने लगे, मतलब यहूदी जब हट गए उसके पीछे दिक्कत आ गई। यहूदी जब खत्म हो गए 7th सेंचुरी में, जब दोनों साइड वो हो गया 7th सेंचुरी में, इजिप्ट का रीजन और पर्शियन गल्फ का रीजन भी ऑटोमन तुर्क के अंदर आ गया, तो ये मीडिएटर का काम नहीं कर पाए तब, ठीक है, मीडिएटर का काम गया इनका। तो अब एक रीजन ये भी बन गया कि अब यार अब तो गया, मीडिएटर वाला भी नहीं काम, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे फंसता है, इसमें फंसता है ना, तब यहूदी तब थे लेवांट रीजन में। लेवांट रीजन क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आ सकता है पीसीएस में कहीं भी आ सकता है। लेवांट रीजन में कौन कौन से कंट्रीज नहीं आते हैं, अभी आप लिखिए। लेवांट रीजन में एक ये आपका है जॉर्डन, रुकिए, हाँ, एक है आपका ये जॉर्डन, ठीक है, सीरिया, यहां से थोड़ा सा पार्ट इजिप्ट का, अगर एक्सटेंडेड वर्जन देखूं लेवांट रीजन का, ठीक है, यहां से थोड़ा सा बगदाद का रीजन मैं देखूं, अगर मैं बता रहा हूं जब मैं एक्सटेंडेड देखूंगा तो, लेकिन इसको जोड़ना मत, ठीक है। सीरिया, जॉर्डन, जेरूसलेम मतलब इजराइल, लेबनन और सिप्रस, ये आपका लेवांट रीजन में था। इसके अंदर यहाँ पे यहूदी रहते थे और ये लोग काम करते थे मीडिएटिंग का, मीडिएटर बन के काम करते थे। जो शिप यहां से आती थी, कहां से, यहां से आती थी, समझ गए होंगे, यहां से, ठीक है, वो कुछ अपना टैक्स लेके, मतलब थोड़ा सा मतलब तालमेल बैठा के वो मेडिटेरियन सी में उनका काम कर देते थे और यहां से वो वेनिशियन से होते हुए अपना पोर्टुगीज चले जाते थे। लेकिन दिक्कत तब फंसी जब वेनिशियन का रीजन, जो यहाँ पे जो वेनिशियन का रीजन मैं दिखाता हूँ, इस जगह क्लियर करता हूँ, और इधर जो वेनिशियन का रीजन है,
इसको भी ऑटोमन तुर्क्स ने कंट्रोल में ले लिया। वेनिशियन का रीजन भी ऑटोमन तुर्क्स ने अपना कंट्रोल में ले लिया। अब मामला फंस गया भैया, अब वो कैसे करेंगे? यहां पे ये रीजन भी गया, ये रीजन भी गया, मीडिएटर भी कैंसिल हो गया, ये रीजन भी गया, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया मेडिटेरियन सी में। अब इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, अब इनका कोई कनेक्शन ही नहीं बचा, मेडिटेरियन सी से कैसे जाएंगे? तो अब इनको मजबूरी पड़ गई भैया, अब इनको मजबूरी पड़ गई कि मतलब अब इनको अपना लंबा वाला सी रूट ये लेके चलना पड़ेगा। कहाँ पे? अरे सॉरी क्लियर करता हूं मैं। इनको अपना लंबा वाला रूट लेके कैलिकट आना पड़ेगा, ठीक है। अब दिक्कत क्या थी? 1450s 1470s के टाइम बात बताता हूँ। 1470s से पहले की बात है कि तब कंपास तो था नहीं, मैप की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। इनको यही नहीं पता था कि ये एरिया असल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, समझ रहे हैं? इनको मतलब मैं अगर बताऊं तो इनको इस जगह के बारे में कोई भी चीज़ पता नहीं थी। इनको पता था कि भैया सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक इंडिया है, जितना इन्होंने सुना था अपने सूत्रों से। इनको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। यही आगे जाके धोखा खाते हैं कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस को क्या लगता है कि इंडिया मतलब सॉरी जो वर्ल्ड है वो एक सर्कल है, ठीक है। और उन्होंने क्या सोचा 1492 में, एक काम करता हूं, अपनी शिप लेके सीधे निकल जाता हूं, सीधे निकल जाऊंगा और घूम के यहां से जब आऊंगा तो मुझको रास्ते में इंडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलती थी इनकी। इनको यही नहीं पता था कि मतलब उस टाइम डिस्कवरी हुई नहीं थी कि अमेरिका तब डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इनको ये नहीं पता था कि आगे अमेरिका है कि क्या है। इनको पता ही नहीं था कि आगे, इनको लगा सिर्फ समुंदर है, इसके बाद में घूमूंगा और वर्ल्ड तो सर्कल है, ठीक है, अर्थ सर्कल है, घूम के वापस वो यहां से जाएंगे और यहां से वापस आ जाएंगे और इंडिया की डिस्कवरी हो जाएगी, पीछे इंडिया इनके। और गलती क्या हुई 1492 में? 1492 में गलती ये हो गई कि जब ये यहां से चले, ये आगे है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये आपकी 1492 में, अभी मैं 1570 की बात कर रहा था, ठीक है, लेकिन बता दे रहा हूं। जब ये यहां से जब चले तो इनको यहां पे पता होगा कैरिबियन आइलैंड। कैरिबियन आइलैंड क्या है? आपका ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिनको हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं, लेकिन अभी इनको नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में गिन लिया जाता है। ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं? हेती, जमाइका, बारबाडोस, सेंट केविस एंड नेविस, डोमिनिकन रिपब्लिक जिसकी कैपिटल सेंटो डोमिंगो है, शायद पीसेस में ये क्वेश्चन आया था, और ये सेंटो डोमिंगो। तो ये सब आपकी कंट्रीज़ हैं। बारबाडोस हैं, ये आपकी कंट्रीज़ हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है कैरिबियन आइलैंड के। तो इन्होंने सेंटो डोमिंगो, डोमिनिकन रिपब्लिक, इधर एक कंट्री होगी कोई, ठीक है, रुकिए, इधर साइड एक कोई कंट्री होगी, इधर साइड इन्होंने अपने कदम रखे। एक तो ये स्पेन के थे, ठीक है ना, इधर आ जाते हैं ये, इनको अपने कदम रखे, इनको लग गया बस भैया मेरे को मिल चुका इंडिया। 1492 की बात कर रहा हूं मैं, इनको इंडिया मिल गया। इन्होंने बोला भैया मेरे को इंडिया मिल गया, इसको हम देंगे नाम न्यू वर्ल्ड। क्या नाम देंगे? न्यू वर्ल्ड के नाम से इन्होंने जानने लगे, इंडिया को दे दिया इन्होंने नाम। अब वास्को डा गामा को पता चल गया कि, लेकिन वास्को डा गामा तब तक आगे चले गए, यहाँ से वो यहाँ से आ गए, ठीक है। मैं अब आगे बात करूँगा कि वो कैसे यहाँ से होते हुए यहाँ पे आए, वो बाद में बात करूँगा कि मतलब फिर इनको पता चला। तो 1492 में जब इन्होंने डिस्कवरी कर ली, तो उसके 6-7 साल बाद जब 1498 में इंडिया की डिस्कवरी हो गई वास्को डा गामा के थ्रू, तो क्रिस्टोफर कोलंबस को पता चला कि नहीं भैया यहाँ जो लोग रहते हैं वो नेटिव अमेरिकन्स हैं, वो इतने वेल सिविलाइज्ड नहीं हैं जितना मैंने सुना था अपने पूर्वजों के द्वारा, लोगों के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला भैया नामकरण हो चुका है, 6 साल हो चुके हैं, लोग उसको इंडिया के नाम से ही जान गए हैं, ठीक है, न्यू वर्ल्ड इंडिया के नाम से ही जान गए हैं। नाम कैसे चेंज कर सकता हूं मैं? इसको जोड़ देता हूं। तो इसने वेस्ट इंडीज कह दिया, ठीक है, क्या कह दिया? वेस्ट इंडीज। और ये बन गया
ईस्ट इंडीज, ये बना ईस्ट इंडीज, और ये आपका जो पूरा रीजन था ये बना वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो उनको बाद में पता चलता है कि हाँ मेरे से गलती हो गई और मैं कुछ निकला ढूंढने के लिए कुछ और निकला था, मुझे मिल गया अमेरिका। ठीक है, कहते नहीं है चले थे जापान पहुंच गए चीन, तो वही है, वो चले थे इंडिया के लिए पहुंच गए डोमिनिकन रिपब्लिक, संतो डोमिंगो। वैसे कहूँ तो ये भी एक तरह से अगर मैं गिनूँ तो ये भी अमेरिका का नहीं है, ये भी अलग एक देश है, डोमिनिकन रिपब्लिक अलग कंट्री है, लेकिन तब भी इन्होंने, हम कहते हैं अमेरिका की खोज कर दी, अमेरिका की खोज कर दी, लेकिन हाँ उस टाइम अमेरिका था ये, लेकिन अब ये एक अलग कंट्री है, लेकिन तब भी फाउंडर उनको वही जोड़ा जाता है। अगर कभी आप संतो डोमिंगो जाओ तो वहाँ बनी हुई उनकी मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्टैचू बनी हुई, लिखा हुआ है कि फाउंडर ऑफ द अमेरिका डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, हम लोग रास्ते से हट गए थे, मैं वापस उस पॉइंट पे आता हूँ, सॉरी मैं गलत जगह पे चला गया, लेकिन हाँ डिस्कस हो गया है। ठीक है, तो अगर मैं डिस्कस करूँ तो 1570 1550 के टाइम जब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया फाइनली कि हाँ मेरे को एक लंबा रूट लेना पड़ेगा, सॉरी ये हाँ, तब जब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे को एक लंबा रूट, ये क्या हो रहा है यार, इस वक्त दिक्कत कर रहा है, एक लंबा रूट यहां से लेना पड़ेगा, ये ऐसे ही गए थे, एक लंबा रूट लेना पड़ेगा। तो उस टाइम आपके अल्फांसो फिफ्थ, 3 नाम है, अल्फांसो फिफ्थ, मैं बताता हूं आपको, अल्फांसो फिफ्थ, हेनरी और जॉन 2। ठीक है, हेनरी, पहले हेनरी है, फिर अल्फांसो फिफ्थ है, और फिर जॉन 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन तब भी नाम याद रखिएगा, घुमा के नाम पूछ सकता है। पहला क्या था, हेनरी, फिर थे अल्फांसो फिफ्थ, उसके बाद थे आपके जॉन 2। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ अब हमको ये रूट नहीं लेना है, ये वाला, खासकर ये वाला। ठीक है, जो यहाँ पे ये लोग डायरेक्ट अभी तक आ रहे थे, ये रूट इनको नहीं लेना है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ और फिर बताता हूँ। पिंक क्यों ले लिया मैंने, बढ़िया कलर बताइए, ब्लू, कोई नहीं, अरे ब्लू तो है ही इसमें, मैं आपका लेता हूँ ब्लैक, ब्लैक मेरा बढ़िया लगता है। हाँ, तो ये वाला रूट इनको नहीं लेना है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, अब इनको नया रूट लेना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये आपको पता होगा इक्वेटर चलता है यहाँ से, ये बढ़िया काम में आ गया इस बार। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है ना, इंडिया से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इतना मेरे को पता है। और ये आपकी इक्वेटर है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। कैप्रिकॉन और इक्वेटर, कैंसर आंसर नहीं बनाना, वो नीचे आ जाएगा, उसको जगह भी नहीं है। तो क्या हुआ कि जो आपके हेनरी थे, इनके समय में तो वो लोग इक्वेटर भी पार नहीं कर पाए, मतलब उनको चलना था, उनको देखना था सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है अफ्रीका का, तभी तो रास्ता मिलेगा उनको। ये पता चल गया कि उधर साइड अमेरिका नहीं है, मतलब उधर साइड इंडिया नहीं है, और स्पेन और पोर्टुगीज बॉर्डर शेयर करते हैं, दोनों में अलग ही राइवलरी है, मतलब ये अपने में ही दुश्मन है। तो एक कह रहा था कि मैं सीधे जाऊंगा, क्रिस्टोफर कोलंबस की बात मान के मैं सीधे जाऊंगा और मैं पीछे से घूम के आऊंगा, मुझे इंडिया पहले मिल जाएगा। इनके अंदर एक नई रेस शुरू हो गई, एक नई दौड़ शुरू हो गई कि पहले इंडिया कौन ढूंढेगा, न्यू वर्ल्ड कौन ढूंढेगा। तो वो शुरुआत में सीधे चले गए। इन्होंने क्या कहा कि अब भैया वो उस रास्ते में जा रहे हैं, हम जो रास्ते में जाए, हमको एक नया रूट ढूंढना पड़ेगा। ऐसा करो भाई, तुम लोग सदर्न मोस्ट पॉइंट ढूंढो, हम वहां से रास्ता ढूंढेंगे, हम लोग पहले पहुंचेंगे। तो उस टाइम सदर्न मोस्ट पॉइंट तो पता नहीं था। अब इनको यही नहीं पता था कि मतलब अफ्रीका कंटिनेंट खत्म कहाँ होगा जाके। तो ये 1569-68 की बात है। हेनरी जब थे, तो हेनरी के अंदर ये लोग इक्वेटर भी पार नहीं कर पाए। इतनी शर्मनाक बात थी, इक्वेटर भी पार नहीं कर पाए। 1471 में जब आपके अल्फांसो फिफ्थ आए, उनके अंदर पहली बार इन लोगों ने इक्वेटर पार किया और ये केप वर्डे के थोड़े से और आगे पहुंचे। यहां तक आप मान लीजिए, यहां तक ये लोग पहुंच पाए थे, बस यहीं तक, केप वर्डे आइलैंड आपको पता होगा। और ये आपका आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, गिनी बेसाउ, गिनी आपका ना
ये टोगो, बेनिन, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ये इसी के आसपास है केप वर्डे। तो ये केप वर्डे वेस्ट अफ्रीका के पास पहुंच गए थे और इनका रूलिंग पीरियड खत्म हो गया। मतलब हेनरी सिर्फ और सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें बता के चले गए थे, इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, यहाँ भैया यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, नीचे चले जाना है, बाकी ढूंढ कुछ नहीं पाए थे। ढूंढे थे पहला रास्ता इक्वेटर पार करके, कौन गए थे? सबसे पहले गए थे आपके अल्फांसो के 5th, ठीक है। उसके बाद आते हैं जॉन टू। जॉन टू ने राजा थे, तो ये कैसे चले जाते? जॉन टू ने क्या किया? बाथलोमीडाइज बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, लिख के रखिएगा, कहीं भी आ सकता है। तो आप बाथलोमीडाइज, BATHLOMIUE, हाँ, DIAZ, बाथलोमीडाइज। तो बाथलोमीडाइज को कहा कि तुम जाओ सदर्न मोस्ट पॉइंट ढूंढो। तो बाथलोमीडाइज ने, मुझे डेट याद नहीं है लेकिन हाँ बता दूंगा, बाथलोमीडाइज ने पहली बार सदर्न मोस्ट पॉइंट देखा। किसका? साउथ अफ्रीका का, जिसको हम अभी जानते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप। जैसे ही उनकी शिप इस जगह पहुंची, इस जगह ध्यान से देखिएगा, इस जगह एक तूफान आ गया, ठीक है, तूफान आ गया, उनकी शिप तहस नहस हो गई। तो तहस नहस होने के बाद इन लोगों ने नाम दे दिया, यहाँ पे आता है मोसले बे, ठीक है, मोसले का बे आता है, MOSSLEY, मोसले का बे आता है। तो मोसेल बे के पास इनकी टूट गया शिप। टूटने के बाद इन्होंने कहा कि भैया ये बेकार जगह है, ऐसा करो इसका नाम दो केप ऑफ स्टॉर्म। क्या दो? केप ऑफ स्टॉर्म। जैसे ही ये बात जॉन टू को पता चली, उसने बोला नहीं, जॉन टू तब चले गए थे। मैनुअल फर्स्ट जब आए तो मैनुअल फर्स्ट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं करना, ना ना ना, ये हमको एक नई किरण दी है, इसने एक नई दिशा दी है इंडिया की तरफ खोजने की, कि हाँ अब साउथ अफ्रीका कंटिनेंट खत्म हो चुका है, इसका नाम दो केप ऑफ गुड होप। एक गुड होप मिली इनको इस चीज के बारे में, इसीलिए उसका नाम केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ स्टॉर्म नहीं, ठीक है ना। मोसल बे के पास इनकी शिप टूट चुकी थी, इसलिए उन्होंने केप ऑफ स्टॉर्म दे दिया था इसका नाम। लेकिन जैसे ही मैनुअल फर्स्ट को पता चला तो उसने क्या किया, इसका नाम दे दिया केप ऑफ गुड होप, ठीक है। अब बढ़ते हैं लोग आगे। केप ऑफ गुड होप नाम पड़ गया। अब जैसे बता चुका हूँ पहले, 1471 इन लोगों ने आखिरकार ढूंढ लिया था रास्ता। उसके बाद 1492 की बात है, ठीक है, आपके क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवरी की थी यहाँ की, क्या जगह है वो आपकी, जो नहीं क्या कहते हैं, कैरिबियन आइलैंड, वो जगह है। उसके बाद लोगों को पता चल गया कि हाँ इसके नीचे भी जगह होगी, जैसे कैरिबियन आइलैंड पर चले जाएंगे, पनामा दिख जाएगा, तो मतलब पता चला कि हाँ इसके नीचे भी कुछ है, बोलीविया, पेरू, साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, वो रीजन भी है। और फिर धीरे धीरे कनाडा, ग्रीनलैंड और जगह की खोज होने लगी, ठीक है, वो हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब दिखाया गया कि अब मोनोपोली किसकी रहेगी भैया। पहले एक आई थी ट्रीटी ऑफ ट्रोडिसिलास, जिसमें यह कहा गया था कि अगर मान लो न्यू वर्ल्ड की खोज होती है तो उसमें जो न्यू वर्ल्ड की खोज हुई उसमें आपके मोनोपोली किसकी रहेगी, कितने रीजन तक किसकी मोनोपोली रहेगी। तो अब ये ध्यान से देखिएगा। तो केप वर्डे, अब मैं लाइन खींचता हूँ, केप वर्डे आइलैंड, जो केप वर्डे आइलैंड मैंने तुमको आपको यहाँ बताया था, ठीक है, इस जगह केप वर्डे आइलैंड था। तो केप वर्डे आइलैंड के ठीक इतनी दूरी पे 1300 किलोमीटर पे एक लाइन खींची गई, मतलब इमेजिनरी लाइन खींची गई, बता दिया गया 1300 माइल तक एक इमेजिनरी लाइन खींची गई, ठीक है, एक ये रीजन और यहाँ का इतना, ठीक है, ये लाइन खींच दी गई। तो कहा गया कि ये जो रीजन है ये स्पेन के मोनोपोली रहेगी और यहाँ पूरा पोर्टुगीज की मोनोपोली रहेगी। ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसलास में ये कह दिया गया कि जो नॉन वर्ल्ड है, नॉन वर्ल्ड मतलब आपका पोर्टुगीज का रीजन मतलब जो आपका जो एशिया, अफ्रीका, इंडिया, बांग्लादेश, जो आपके जो इधर साइड जो एरियाज हैं ईस्ट साइड वाले, वहाँ पे आपकी पोर्टुगीज की मोनोपोली रहेगी। और जो नॉर्थ अमेरिका और जो कनाडा का रीजन है, यहाँ पे आपकी उसकी मोनोपोली रहेगी, किसकी? स्पेन की, ठीक है। ये ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसलास में कहा गया था, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसके मतलब जल्दी से नोट्स देख लेते हैं। अब मैं बता देता हूँ, अभी ऐसा करते हैं और बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, मैपिंग अच्छे समझ में आता है। देखो देखता हूँ नीचे कोई मैप है क्या।
अगर नीचे कोई मैप हो तो उसमें से आप देख लीजिए। तो ये भी एक मैप था। ये एक बहुत अच्छा मैप है, मैं डाउनलोड करके लाया हूँ और ये बहुत अच्छा मैप है। इससे क्वेश्चन फंसते हैं, रियलिटी में फंसते हैं। बस मतलब अगर मैं कहूँ ना कि मुफ्त का माल बट रहा है ले लो, तो ये वही है, नंबर मिलेगा इससे। क्वेश्चन अभी नहीं आएगा। मैं अगर देखूं तो पिछले 2-3 साल में जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से एक भी क्वेश्चन एडवेंट ऑफ यूरोपियन से नहीं आ रहा, क्योंकि रट्टा फिक्शन वाला चैप्टर है, रट्टा फिक्शन वो है, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है भैया। यूपीएससी है, अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी आ सकता है। इसीलिए जरूरी है इस चीज़ को देखने के लिए। लेकिन अगर आता है, अगर एडवेंट ऑफ यूरोपियन से कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो जरूर आएगा। ये इसको एक बार जरूर देख लीजिए। मैं नेक्स्ट वाले जो लेक्चर आएगा मैं उस पर उसको कवर करूंगा, एक एक आपको बताऊंगा कैसे कैसे। जैसे आपका जो मसूलीपट्टनम हो गया, दमन एंड दीव का रीजन हो गया, कैनिनोर हो गया, कैलीकट हो गया, ठीक है। तो मैं इसमें आप बताऊंगा हुगली वुगली, देखो यहाँ पे आएगा आपका कलकत्ता, और कलकत्ता का रीजन, वाइजैक का रीजन, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, दमन एंड दीव, कैनिनोर, कैलीकट, कोचिन हैं। तो जो है ना कैम्बे, तो मैं इसमें मैं बाद में वीडियो लाऊंगा, पौंडीचेरी, ठीक है, कारिकल, मागापट्टनम। तो मैं इसमें एक आगे जाके लेक्चर लाऊंगा ना, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगा एक तो, ठीक है, उसमें हौच पौच हो जाएगा। हाँ, तो इसके ऊपर चलते हैं। हाँ, जो हमारा बेस्ट मैप है ऊपर वाला, ठीक है। तो क्या था कि जो हमारे वास्को ड गामा थे, इन्होंने 1498 17 मई को कौन सी खोज की? इंडिया की खोज की। तो ठीक है, तो ये लोग कैसे निकलते हैं? तब मैंने बोला था मॉडर्नाइज शिप नहीं थे, तो इतना बड़ी कोई शिप नहीं थी कि मान लीजिए कोई आपकी मिलिट्री नेवी वाली शिप चल रही है तो वो तो बहुत जल्दी कवर कर लेगी, है ना। मतलब कोई कॉर्डरलर शिप या रॉयल कैरिबियन, मतलब बड़ी बड़ी शिप, वो आपकी जो वो है टाइटैनिक टाइप की बड़ी बड़ी शिप नहीं थी कि भाई बहुत लंबी दूर तक तय कर लेते हैं। मतलब पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन आइलैंड जैसे आपने देखा वैसी ही शिपें थी, तो मतलब टूटी फूटी मतलब जैसे तैसे चल रहा था इनका काम। तो ये लोग पहले केप वर्डे आते हैं। कहाँ से आते हैं? केप वर्डे। फिर वो वहाँ से जाते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पूरा। उसके बाद जाते हैं मोजाम्बिक, मोजाम्बिक इधर आता है, ठीक है। मोजाम्बिक से जाते हैं मेगादिशु, मेगादिशु कैपिटल किसकी है? सोमालिया की। उसके बाद जाते हैं यहाँ से कैलीकट। एक नया क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर चाहिए, मैं अगले सेशन में इसका आंसर बताऊंगा। देखते हैं कितनों को पता था ये आंसर। जिसने एक बार रिवीजन किया होगा स्पेक्ट्रम का उसको पता होगा कि उनको मोजाम्बिक में कौन सा गुजराती आदमी मिला, उसका नाम बताइए, जो वो जिसने उनको रास्ता बताया और वो सोमालिया से फिर उनको लेके गया, मोजाम्बिक से सोमालिया लेके गया, सोमालिया से उनको कैलीकट लेके गया, ठीक है, 1498 में। तो मुझे उसका आंसर चाहिए, कौन वो आदमी था, नाम बताइएगा। मैं अगले लेक्चर में उसका देखूंगा। कमेंट में सारे सेक्शन पढ़ता हूँ, कमेंट जरूर दीजिएगा। एक ये वाला क्वेश्चन और एक पीछे पूछा था, बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके थे जैमोरिन, जैमोरिन भाई साहब ब्राह्मीण किंगडम के नीचे बैठे थे। जैमोरिन केरला में उनको रूल था। हाँ, छोड़ो ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, फिर पूछोगे तो बताओगे, नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर आता हो तो बता देना कि जैमोरिन का असली नाम क्या था। मतलब जैमोरिन तो हम लोग बुकों में पढ़ते हैं, अगर आता हो तो बता देना, ना फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये भी वीडियो बताऊंगा। बहुत कम आपने सुना होगा, बहुत बेकार सा नाम है इसका, तो कुछ सरप्राइज भी रखना चाहिए ना, इसीलिए मैं अगले लेक्चर में इसका लेके आऊँगा जैमोरिन का नाम क्या था, ठीक है। जैमोरिन ब्राह्मीण किंगडम के नीचे रहता था, तो उसने एक वार्म वेलकम किया था। किसका? आपके जो वास्को ड गामा थे उनका एक वार्म वेलकम किया था, ठीक है। लेकिन ये वार्म वेलकम ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, क्योंकि आगे जाके जब 1502 में वापस आते हैं कौन? आपके वास्को ड गामा नेवल ट्रूप्स लेके, तब इनको पता चल जाता है कि अब ये यहाँ पे कोई ताम झाम करने आ रहा है बबुआ। तो इसीलिए वो उतना अच्छा वार्म वेलकम नहीं दिखाते, वो डरे डरे रहते हैं। और पेड्रो एल्ब्रिज कैब्राल भी ले आते हैं, बैटल ऑफ चौल होता है, और बैटल ऑफ चौल नहीं, हाँ, उसके बाद वो क्या आपके ममलुक सुल्तान से लड़ते हैं, अरब से लड़ते हैं, ठीक है। और गुजरात के जो उस टाइम के राजा थे उनसे लड़ते हैं, उनकी दुश्मनी हो जाती है। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बहुत ज़्यादा हौस होगा, इसीलिए इसका मुझे वो PDF भी दिखानी है, ठीक है। नीनो दी कूना आते हैं, अल्बकर्की आते हैं, अल्फांसो दे अल्मेडा आते हैं। मैं बताऊं तो इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे पोर्टुगीज़ एम्पायर जो इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, वो कैसे टूटने लगा, कैसे बिखरने लगा। उसका मेन रीज़न तो था
छोड़ो बाद में बताऊंगा। वैसे मेन रीजन यही था कि अल्फांसो दी अल्बुकर्की के बाद जितने भी रूलर आए, निनो दी कूना मुना, उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी। और जो मैंने आपको पहले बताया था क्या, कि वो रिलीजियस इंटॉलरेंस कर रहे थे, दूसरे बोला था ना पायरेट्स बन के ये कहना चाहते थे कि मैं आपके यहाँ जाके अपने रिलीजन की बात कहूंगा, लोगों को यहाँ पसंद नहीं आ रहा था। आप देख लीजिएगा, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए इंडिया की, लोगों को इंडिया के वही पसंद आया है जो हिंदुज्म की बात लेके आया है, ठीक है। अब मतलब तरह तरह के लोग आ जाते हैं, और मतलब तरह तरह के वेस्टर्न कंट्री से लोग आके अगर यहाँ पे आके मतलब अपने रिलीजियस फैलाएंगे तो यहाँ के लोग ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा वो आदमी, ठीक है। तो वही रीज़न था, एक ये रीज़न था। और बाद ब्राह्मणी किंगडम का कैसे डाउनफॉल होता है उसकी वैसे एक था, वो मैं लेक्चर बाद में बताऊंगा, 7-8 पॉइंट हैं उसके, मत करो इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। तो समझ में आ गया। और फिर नोन वर्ल्ड अननोन वर्ल्ड बता दिया मैंने। और आपके जो क्रिस्टोफर कोलंबस जो वहाँ से चल लिए थे, उन्होंने एक ढूंढ लिया अमेरिका, ठीक है। मेडिटेरियन सी, रेड सी आपको बता दिया, सोमालियन पैट्स बता दिया, कॉन्स्टेंटिनोपल का 1853 में 1453 में कैसे वो अंदर आ गया, और 7th सेंचुरी में पर्शियन गल्फ और ये आपके इजिप्ट के रीजन भी आ गए। तो ये हो गया हमारा लेक्चर। मैं अब चलता हूँ PDF की ओर। ऑलरेडी 45 मिनट्स का लेक्चर बन चुका है, इतना लेक्चर मुझे लेक्चर बड़ा बनाना नहीं था। तो ठीक है, तो जल्दी से हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। वाई यूरोपियंस वांटेड टू डिस्कवर इंडिया न्यू रूट्स, ठीक है। गुड्स फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, गुड्स फ्रॉम यूरोप टू इंडिया पास फ्रॉम मैनी स्टेट्स। आपको मैंने बताया था कि ऐसे मान लो बंगाल से अगर कोई आता है शिप और उसको कहाँ जाना है, मेडिटेरियन सी, रेड सी मेडिटेरियन सी होते हुए पोर्टुगीज जाना है, तो उसको बहुत जगह रुकना पड़ेगा और चुंगी देनी पड़ेगी। एवरी स्टेट लाइव टोल्स, मैंने बताया था, टैक्स लेते थे, टोल्स लेते थे, ड्यूटीज लेते थे, चुंगी लेते थे, जिसकी वजह से प्राइजेस बढ़ जाते थे ऑन दीज गुड्स, ठीक है। मिनिमाइज प्रॉफिट, मैंने बताया था आपको, मिनिमाइज यूरोप ट्रेडिंग में बहुत कम प्रॉफिट हो रहा था। देयर मैनी ऑब्स्टिकल ऑन द सी रूट्स, पायरेट्स बताया था, सोमालियन पायरेट्स, नेचुरल कैलिमिटीज बताया था, सोमालियन पायरेट्स, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हमको एक नया रूट डिस्कवर करना है, ठीक है। या नीचे क्यों नहीं हो रहा, हाँ ठीक है। ओल्ड ट्रेड थ्रू इजिप्ट एंड पर्शियन गल्फ थ्रू सीरिया वर क्लोज ऑन 7th सेंचुरी व्हेन अरब्स कॉन्कर्ड दीज कंट्रीज। बोला था ना ऑटोमन तुर्क्स और अरब ने कैसे पर्शियन गल्फ और इजिप्ट को 7th सेंचुरी में अपने अंदर कर लिया और दोनों तरह से रास्ते बंद हो गए। आपको बोला था कॉन्स्टेंटिनोपल वाज कैप्चर्ड इन तुर्क इन 1453, बताया था डेट, ठीक है। इंडियन ट्रेड मोनोपोलाइज्ड एंड इंडियन मर्चेंडाइज वाज कैरीड टू द मार्केट्स ऑफ द लेवांट रीजन। तो बोला था आपको कौन सा, इसको भी याद करिएगा, लेवांट रीजन, सीरिया, सिप्रस, लेबनान, इराक का बगदाद वाला रीजन थोड़ा सा अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे, और आपका इजिप्ट का थोड़ा सा, इजराइल, ठीक है, जॉर्डन, ये आपके रीजन है लेवांट रीजन, ठीक है। नाम पहली बार सुना होगा, ठीक है। अगर सुना था पहले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बताया था पहले आपके प्रिंस हेनरी हाँ हाँ, तो ये प्रिंस हेनरी, अल्फांसो और जॉन टू, ये आपके जो ना फाइनली क्रॉस द इक्वेटर इन 1471। आपको बताया था 1471 में पहली बार इक्वेटर पास करते हैं। जॉन टू ऑर्डर्ड द बार्थलोमेडाइस टू इंप्रूव द वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका है, टू सरकम नेविगेट, टू सरकम बेंड, नीचे से मुड़ के अपने तरफ रास्ता ढूंढो, कहाँ के लिए, इंडिया के लिए। 1487 फ्रॉम द गेप ऑफ गुड होप वॉज डिस्कवर्ड। पहली बार केप ऑफ गुड होप किसने डिस्कवर किया, ये भी पूछेगा तो बोल देना बार्थलोमेडाइस ने। किसके ऑर्डर पे, जॉन टू के ऑर्डर पे। बताया ना केप ऑफ स्टॉर्म कहते थे क्योंकि मोसल बे में वहां पे एक स्टॉर्म भिड़ गया था उनको, ठीक है। अब आगे चलता हूं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस इतना बताइए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो बस उससे अच्छा कुछ चाहिए ही नहीं। छोटा करता हूं, पूरा आ जाए थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस बिलीव दैट अर्थ इज इन द शेप सर्कल, ठीक है, शेप ऑफ सर्कल। पेंसिल उठाता हूं मैं, हाँ, शेप ऑफ सर्कल एंड मूव टुवर्ड्स द वेस्ट, देन ही वुड मूव टुवर्ड्स वेस्ट, रिपीट हो गया, अल्टीमेटली फाइंडिंग द वे टू इंडिया। बोला था ना कि वो वेस्ट साइड चलेगा, वेस्ट साइड, और फिर वो इंडिया की ओर खोज कर लेगा, ठीक है। तो उसका ये सोचना गलत था क्योंकि 1498 में आखिरकार वास्को ड गामा ढूंढ लिया। देयर वर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्पेन एंड पोर्टुगीज दैट हु वुड बी हैविंग द मोनोपोली ऑफ द न्यू वर्ल्ड।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। वो कह रहे थे कि भैया जो हमने ढूंढा है वेस्ट साइड, वेस्ट इंडीज साइड, वो न्यू इंडिया है, न्यू वर्ल्ड है। इन्होंने कहा कि ये न्यू वर्ल्ड है तो किसकी मोनोपोली रहेगी, ये बाद में डिस्कस हो गया था। किसमें? ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलास में। बोला था 1300 किलोमीटर दूर बाद एक लाइन खींच दी गई थी। पूरा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाला रीजन किसके अंदर आ गया था? मतलब तो साउथ अमेरिका डिस्कवर नहीं हुआ था। नॉर्थ अमेरिका का रीजन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज किसके अंदर आ गया था? स्पेन के अंदर। इधर साइड आपका अफ्रीका और जितना रीजन यहाँ डिस्कवर हुआ इंडिया वाला, वो आपका आ गया था पोर्टुगीज के अंदर। ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलास कब हुआ था? 1494 में। द अननोन वर्ल्ड ऑफ द वेस्ट केप वर्डे आइलैंड्स वुड बी अंडर द स्पेन एंड द रीजन ऑफ द एशिया एंड अफ्रीका वुड बी पोर्टुगीज। दैट वाज नोन एज नोन वर्ल्ड। नोन वर्ल्ड, ठीक है। नोन वर्ल्ड मतलब इंडिया, ठीक है। किंग इमैनुअल फर्स्ट इंट्रूस्टेड द टास्क ऑफ चार्टिंग द डायरेक्ट ट्रेड टू पोर्टुगीज नेविगेटर वास्को ड गामा इन 1947। गलती से हो गया, ये गलती से लिख दिया, 1997 होना चाहिए था, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, गलत ना हो जाए। फोर्टीन 1947 लिख दिया, ये तो देश आज़ाद हो गया तुम्हारा। 1497 में वो इंस्ट्रक्शन देता है वास्को ड गामा को कि आप जाइए और इंडिया की वो डिस्कवरी कीजिए, रास्ता हमको मिल गया है। तो उनको जो आपका मोजाम्बिक का रीजन है वहाँ से उनको एक आदमी मिलता है गुजरात का। कमेंट करके बताना कि कौन सा वो आदमी था जो उनको सोमालिया के रास्ते से गुजरात कैलिकट लेके जाता है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कैसे 1498 के बाद कैसे नीनो दी कूना जो फर्स्ट गवर्नर थे किसके? पोर्टुगीज एम्पायर के इंडिया में, वो कैसे आते हैं, वो कौन कौन से सिस्टम लाते हैं, कार्टा सिस्टम, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीनो दी कूना है, वो कैसे अपनी फोर्ट लगाते हैं, फोर्ट विलियम है। और बाद में हम लेटर डिस्कस करते हैं कौन कौन सी फोर्ट वो लगाते हैं। जैसे वो बता देता हूँ, कैनिनोर, कैलिकट और कोचीन में पहले फोर्ट लगाते हैं। उसके बाद फर्दर अपनी एरिया को एक्सटेंड करते हैं, कैसे भिड़ते हैं, किससे जाके? आपके ममलुक सुल्तान से। ममलुक सुल्तान इजिप्ट से भी भिड़ जाते हैं वो ममलुक सुल्तान, और अरब से कैसे लड़ते हैं, ठीक है। कैसे कैसे वो जीतते हैं, किससे वो हारते हैं, और कैसे एंट्री होती है डच की, फिर डैनिश की, फिर वो आपकी 1600 में आते हैं जहांगीर के सेशन में। कौन? आपके अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो वो उससे बाद में बात करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, 52 मिनट्स बन चुका है, तो पढ़ते रहिए। और नहीं बचा है ज़्यादा टाइम, लगभग मुश्किल से 1.5-2 महीना बचा हुआ है, जून में पेपर है। जल्दी से हम लोग एक क्विक रिकैप करते हैं। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट हटाओ मत किया करो, कोई मतलब नहीं मेरे को। वीडियो देखो, अगर ज्ञान मिल जाए तो बस मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए। अगर मज़ा आया तो बस नोट्स बनाओ, पढ़ना शुरू करो। मज़ा आया, लाइक मत करो, नोट्स बनाओ, पढ़ना शुरू करो, ठीक है। और स्पेक्ट्रम रटते रहना, रटो नहीं, स्पेक्ट्रम रटो मत, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स। इससे कॉन्साइज फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे नोट्स नहीं लगेगा, किसी और नोट्स लिखो, लेकिन लिखो और रिवाइज करो, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं गवाता हूँ। ये वीडियो अभी आने वाला, डेट आज की हो रही है लगभग कुछ, आज मुझे डेट भी याद नहीं है, 13 अप्रैल। आज 13 अप्रैल है, मतलब आज जलियांवाला बाग हुआ था। तो बाय बाय, मैं मिलता हूँ 2-3 दिन बाद एक नए वीडियो के साथ, जिस पर हम कहेंगे कि कैसे पोर्टुगीज़ कैसे इंडिया में अपनी फोर्ट वोट बसाने लगे, कैसे क्या हुआ, बात करते, ठीक है। चलते बाय, थैंक यू।